अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, सियासी टेम्परेचर कम करने के लिए 3 सीनियर सियासतदान की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कौन शामिल था हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौलवी महमूद साहब की। इमरान इस्माइल साहब की और फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से, और ये मुलाकात तब हुई जब शाह महमूद कुरैशी साहब कोट लखपत से अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आए। इस दौरान अभी कुछ ही देर हुई थी कि इनके वकला जो है वो कमरे से बाहर गए थे, जब ये 3 साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इनसे मुलाकात की है। शाह महमूद कुरैशी साहब का इस पर क्या कहना था वो भी आपको बताएंगे। साथ ही जब वज़ीर आला KPK सोहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए जाते हैं तो राना सनाउल्लाह और दीगर सियासतदानों का ये कहना होता है कि जेल SOP के तहत यानी जेल मैनुअल के तहत ही आपकी मुलाकात हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से इस बारे में बात की गई थी मौलवी महमूद साहब की कि हम शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि सियासी पारा बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है तो हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ी कमी की जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता और ज़राए से कुछ ऐसी इतलात भी मौसूल नहीं हुई हैं कि मरियम साहिबा को पता होगा कि ये मुलाकात हो रही है। बात सिर्फ ये है कि जब मुलाकात होनी होती है तो मुलाकात हो जाती है, जब मुलाकात के दरवाजे खोलने होते हैं तो फिर मुलाकात के दरवाजे बाआसानी खोले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, क्योंकि PTI की हुकूमत है, वो इस मुलाकात को कैसे ले रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो साहब से, और मुलाकात का जो पस मंज़र था वो था 27वीं आइनी तरमीम। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम को अभी साल ही नहीं गुजरा था कि 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात की जा रही है। जजेस की पोस्टिंग के हवाले से बात की जाएगी और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से भी अमेंडमेंट हो सकती हैं। मजीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान अहमद अवैस साहब, PTI से इनका ताल्लुक़ है, एडवोकेट हैं, और इनके हमरा हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अहमद अवैस साहब का। अहमद साहब, ये जानना चाहेंगे कि 26वीं आइनी तरमीम को अभी साल ही नहीं हुआ था कि 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से बातचीत हो रही है और आज एक बैठक भी हुई है, शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है बिलावल भुट्टो साहब से। इसे आप कैसे देखते हैं? तो बात यह है कि देखिए, ये 26वीं तरमीम या 27वीं या 28वीं भी आ सकती है। मसला तो यह है कि जो आवाम के मैंडेट से हुकूमत की फॉर्मेशन होती है तो जो अरकान होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मेंबर होते हैं, उनको इस बात का खतरा भी होता है, ख्याल भी होता है कि आवाम की रिप्रेजेंटेशन जो है उनके जज्बात की, उनके ख्यालात की और उनकी जरूरियात से अगर सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो वो खिलाफ हो जाएंगे और वो एजुकेशन शक्ल इख्तियार कर लेंगे और वो हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन इन जो ये हुकूमत बनी हुई है, इनको ये इस बात का एहसास है और अदराक भी है कि हमारी हुकूमत जो है अवाम ने तो बनाई नहीं है जी, अवाम ने तो पहले इनको रिजेक्ट कर दिया था। ये हुकूमत तो बनाई है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, और जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये हुकूमत बनाई है तो एस्टेब्लिशमेंट खालिक है, हम मखलूक हैं। तो खालिक ने जो फैसला करना है, मखलूक ने तो उसके मुताबिक चलना है। तो अवाम का अमल दखल तो है नहीं इसके अंदर। इसी वजह से जैसे पहला मुसवदा जो था जब 26वीं तरमीम का आया था जी, तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट जैसे बन के आया था और लॉ मिनिस्टर ने ओपनली कहा था कि जी मुझे नहीं मालूम इसके अंदर ये सील्ड पेपर मेरे पास है एक एनवलप, और इसके अंदर क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। इसी तरह से अब भी ये सूरत हाल है जी कि ये भी वहां से एक बना के आएगा जो उनको सूट करता है, और उनको सूट वो करता है कि जिसमें वो मजबूत हो और हुकूमत बाहर पे जाए, और हुकूमत का तो और आवाम जो है उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आवाम का के मतलब तो कुछ सोचता नहीं। अगर आवाम के मतलब कुछ सोचता होता तो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम में से इस वक्त आधे परसेंटेज यानी 50% से ज्यादा जो पाकिस्तान की कौम आवाम है वो बिलो का पॉवर्टी लाइन है। तो कभी आपने देखा किसी 2 बजट भी बन गए जी, किसी ने एक लाइन, एक सफा, कोई एक जरा बराबर भी इनके मुतालिक भी लिखा कि इनकी हालात जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, इसलिए कि वो इरेलेवेंट है उनके लिए। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी तो इसमें बात की जा रही है जो नए अमेंडमेंट होंगी। वो जो फंडामेंटल राइट्स तो वो इस हद तक ही होगी ना कि वो एक
آئین کی زینت پہلے بھی اب بھی رہیں گے، بس اس کے علاوہ تو پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا. عدالتیں اتنی کمزور ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس دلا ہی نہیں سکتی لوگوں کو. آج میں آپ کو پراپرٹی دکھا دیتا ہوں جو جینوئنلی عدالت نے سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ کر دیا اور وہ پراپرٹی جو ہے وہ فوجیوں کے قبضے میں ہے، وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں. ججز کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان سے چھوڑوا سکیں. بالکل ٹھیک ہے، فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے. راجہ قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب یہ بھی ہم آپ سے جانیں گے کہ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب سے اور 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ 6 نومبر کو ہوگی اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آیا اس ترمیم کا حصہ بنے گی نہیں بنے گی. موسٹ پروبیبلی ذرائع سے ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس امینڈمنٹ کی جو ہے وہ حمایت کر دے. کیا کہیں گے اس پہ؟ سچ ابھی تک کوئی امینڈمنٹ کی شکل کا سامنے آئی نہ کہیں پہ موجود ہے، لیکن بہرحال سینئر ترین لیول پہ جب ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب نے اور انہوں نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ کچھ ایشوز پہ جس میں سر فہرست جو ہے وہ مرکز کے اور صوبوں کے درمیان جو وسائل کی تقسیم ہے جی اس پہ بات ہوئی ہے. اور پھر اسی طرح کچھ اور بھی ایشوز جو آلریڈی برننگ ایشوز تھے جس میں سر فہرست ایک ایگزیکٹو میجسٹریسی کا سسٹم تھا یا آئینی کورٹس کے حوالے سے جس میں پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف تھا بہت پہلے سے جی کہ سیپریٹ آئینی کورٹس ہونی چاہیے. تو 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ابتدائی ڈرافٹ تو 26 آئینی کورٹس کا ہی تھا. پھر بعد میں ایک جو کنسنسس آیا جس میں کہ انصاف بھی، یعنی جب ہم 26ویں آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام تقریباً سیاسی جماعتوں کا کنسنسس تھا، چونکہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ ڈرافٹ جو ابھی پاس ہوا ہے جی اس کنسنسس کا اعلان کیا ایک پریس کانفرنس میں تو اس وقت ان کے اچھا قمر صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آئینی بینچ کا قیام کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. آئینی بینچ کا قیام کیا گیا اور اب یہ بات گش ہے کہ آئینی عدالتیں قائم کی جا سکتی ہیں. تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ آئینی بینچ ناکام ہو گئی تھی، وہ فارمولا نہیں چل سکا تو اب آئینی عدالت بنائی جائیں؟ نہیں، اس میں کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے. ابتدائی اس وقت ایون جو وکلا کی باڈیز تھیں ان کا بھی مطالبہ تھا اور بہت سی سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ تھا. یعنی پیپلز پارٹی کی اگر آپ مثال لے لیں تو پیپلز پارٹی پچھلے 2 دہائیوں سے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ان میں یہ ایک پیپلز پارٹی کی سوچ تھی، اپروچ تھی کہ آئینی عدالتیں سیپریٹ ہوں تاکہ دیگر عدالتوں کا جو دیگر عدالتیں وہ اس بورڈ سے جو آئینی مقدمات کی تفاصیل میں جانے میں اس سے آزاد ہوں اور لوگوں کو عام آدمی کو ذرا اسپیڈی جسٹس مل سکے. یہ ان کا پرنسپل تھا. اور جب اس پہ بنیادی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ پروپوزل آئی تھی آئینی بینچ کی اور یہ کنسنسس اس وقت جنریٹ ہوا تھا. تو اگر اب بھی کہیں مستقبل میں کسی جگہ پہ ایسی کوئی ترمیم کی نوبت آتی ہے تو اس پہ بھی کسی کو اچنبھا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال پھر میں ایک دفعہ کہہ دوں کہ ایز سچ ابھی تک کوئی ڈرافٹ کی شکل میں کوئی کنکریٹ کوئی ایسی تجاویز موجود نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ آپس میں ایک دوسرے کو بول لیتی ہے، یہ ڈفرنٹ نکات پہ ڈسکشن کرتی ہے اور یہ وہی نکات کی پریزیومبلی ڈسکشن تھی پرائم منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو کے درمیان کہ جس کو انہوں نے ٹویٹ جب کیا تو وہ آج کا موضوع بنا ہے. تو انشاءاللہ اگلے دونوں میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ سامنے آ جائے گی اور اس پہ پھر ظاہر ہے کھل کے ڈیبیٹ ہوگی. اچھا بالکل ٹھیک ہے. احمد صاحب کو رک کر لیتے ہیں. احمد صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ آئینی بینچ قیام کیا جائے گا، وہ فارمولا ناکام ہو گیا اور اب بات ہو رہی ہے کہ آئینی عدالتیں بھی قیام کی جا سکتی ہیں. اس کے اوپر بھی اپنا موقف دیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آرٹیکل 8 میں بھی کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے ملٹری کورٹس کے اسٹیبلش کے حوالے سے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ یہ ساری ترامیم جو ہیں یہ کوئی عوام کی خدمت کے لیے تو کی نہیں جا رہی ہے یا عوام کے بینیفٹ کے لیے بھی نہیں کی جا رہی ہیں. صحیح. یہ ساری کی ساری ترمیم جو ہیں وہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے کہ وہ زیادہ طاقتور ہو جائے اور حکومت کو ایک
मोम की नाश्तों में जिस पर चाहे घुमा दें। ये सारा सिस्टम जो है आपको जरा समझना पड़ेगा कि ये हो कैसे रहा है और किस लिए हो रहा है। ये खतरनाक किस्म की सूरत हाल है जो पैदा हो रही है और ये सूरत हाल जो है ये अनवर्केबल है। जब तक ये ताकत एक बंदूक लेके खड़े हैं और ये चाह रहे हैं कि ये सिलसिला जो है उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी तरमीम करके आइन का ऊर्जा जो है वो हशर नशर कर दें, उसका शराजा बिखेर दें और इस तरीके से रूल ऑफ लॉ को कम्प्लीटली डिस्पोटिज्म की तरफ ले जाएं। जी। तो ये है उसका मतमा नजर तो ये है। अच्छा अवैध साहब, NFC अवार्ड के बारे में भी जिक्र किया गया है। हाँ जी, NFC अवार्ड्स के बारे में भी जिक्र किया गया है इसके अवार्ड से कि ये सूबे में कि जो अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि एक जो बजट होता है सूबे का जिसपे सुहेल आफरीदी ने भी कहा था कि जो हमारा फंड्स हैं वो वफाक हमें नहीं दे रही है, तो इस हवाले से भी कुछ डिस्कस हुआ है? वो भी होगा। अब ये देखिए ना, मैं यही कह रहा हूँ कि हर लिहाज से वो कोई ऐसी चीज जो है आपको नजर नहीं आएगी जिसमें पाकिस्तानी आवाम को बेनिफिट मिले, क्योंकि बेनिफिट उनको देने की जरूरत तब होगी कि आवाम के मैंडेट से कोई आया होगा, वो तो मसला खत्म हो चुका है। इसलिए जुडिशरी को सबसे ज्यादा कमजोर किया गया है, ताकि कमजोर जुडिशरी होगी तो हाई हैंडेडनेस जो है एग्जीक्यूटिव की, हुकूमत की, उसके पेश नजर वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। और आवाम जो है अगर वो तिलमिला रहे हैं या उनके मामला जो हैं वो खराब हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी और उनके फंडामेंटल राइट्स का परेशान हाल कोई नहीं है, सही। तो नोबडी केयर्स अबाउट इट। ये एक सिचुएशन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक इस तरफ जा रहे हैं हम जी कि ये ना सोचिएगा कि यहाँ ये आवाम कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में हर चीज बड़े मुनफरद अंदाज में हुई है। सही। पाकिस्तान का बनना दुनिया के नक्शे के ऊपर बिल्कुल एक नया तजुर्बा था। आइडियोलॉजिकल स्टेट एक मुल्क को डिवाइड करके उसमें से ये बना दिया गया और ये बगैर एक फौजी मुहिम जोई के बगैर ये मुल्क बना। उसके बाद आपने देखा कि लॉयज मूवमेंट चली, इतनी बड़ी लॉयज मूवमेंट चली कि जिसके आगे चीफ अवामी स्टाफ को घुटने टेकने पड़े और उसको फाइनली जो उसको छुट्टी करानी पड़ी। इसी तरह से ये मामला जो हैं अब यके बाद दीगर जो मार्शल लॉ यहाँ पे लगे हैं जी, और उसके बाद यहाँ पे फिर जंग हुई, जो कुछ मामला बाद फिर उसके बाद एक मुल्क बना, ऐसा मुल्क बना कि जिसमें दो सूबे जो है वो फेडरेशन इस अंदाज की है कि 1000 मील का फासला उनके दरमियान था। बिल्कुल ठीक है। राजा कमर साहब को रुक कर लेते हैं। जी जी, बात सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब आखिर में ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये कौम इस किस्म की है और ये अवाम इस किस्म के हैं कि जिनको मैं अगर एक उसके फैज अहमद साहब के एक शेर से मैं उसको ताबीर कर दूं तो वो ये है कि खाके राह भी ये लोग, खाके राह भी ये लोग, कहरे तूफान भी, ठीक है, खाके राह भी ये लोग, कहरे तूफान भी, कहा तो क्या न कहा और किया तो क्या न किया। ये वो कुछ कर चुके हैं माजी में भी और आपकी ऐसी अचंबा चीज इनसे होगी कि पाकिस्तान दुनिया देखेगी, लेकिन ये निजाम इस तरह से चलेगा नहीं जो चल रहा है। ये कुछ देर की मेहमान जरूर है, तकलीफ का एक सिलसिला, लेकिन ये मामला इस तरह नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है, इतना कलेक्ट होगा और बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को इसका। बिल्कुल ठीक है। राजा कमर साहब का रुख कर लेते हैं। सर आपने बात सुनी अहमद अवैध साहब की, वो तो ये कह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट हो रही है अवाम के हक में तो नहीं हो रही, इसमें तो सिर्फ फ़ायदा जो है वो सियासतदानों का हो रहा है, अवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें अवाम के लिए क्या फ़ायदेमंद है, मतलब अवाम को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। और मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से भी बात की जा रही है, तो इसका फ़ायदा क्या सिर्फ किसी सर्टन पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा या फिर अवाम को भी हम देखेंगे कि किसी किस्म का कोई फ़ायदा मिल रहा है? देखें, अहमद अवैध साहब हमारे बहुत मोहतरम भाई हैं और जय्यद कानूनदान भी हैं, तो ये मेरी बात को यकीनन सेकंड करेंगे कि दुनिया भर में, न सिर्फ पाकिस्तान की इन 26 आईनी तरमीम की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में जहाँ भी आईनी तरमीम होती है तो वो कोई कीमतें कम करने के लिए नहीं होती, ना वो
किसी इंपोर्ट पे टैक्स कम करने के लिए आईनी तरमीम होती है, ना आईनी तरमीम तनख्वाहें बढ़ाने के लिए होती है, ना आईनी तरमीम कभी जो है वो टैक्स। तो ये जुमला तो बड़ा अजीबो गरीब है कि चूंकि आईनी तरमीम का आवाम के फायदे के लिए नहीं है, तो यानी हर आईनी तरमीम आप कहीं पे भी देख लें तो वो डायरेक्ट आवाम को कोई ना उसकी तनख्वाहों में इजाफा करती है ना टैक्स में कमी करती है। आईनी तरमीम वाइडर कंटेक्स्ट में कि जो मरवजा पहले से जो तरामीम होती हैं या आईन होता है उसके अंदर डेवलपमेंट, और ये पूरी दुनिया में होती हैं। मसलन आईनी कोर्ट्स जो आईनी अदालतों का क़याम है, ये दुनिया भर में बहुत से ममालिक हैं, बल्कि ज्यादा ममालिक हैं जिनमें आईनी कोर्ट्स जो है वो सेपरेट है। तो इसी किस्म की जो दीगर चीजें हैं वो आईनी तरमीम के अंदर 18वीं तरमीम आई, बाद में जैसे लोगों को एहसास हुआ कि इसमें कुछ चीजें शायद ज्यादा हो गई हैं और ये वापस जो होना चाहिए। फिर अभी मरकज के चूंकि फराइज में जब इजाफा हुआ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें, एक तरफ अभी भारत ने हमला किया और पूरी तरह एक हॉस्टाइल दुश्मन बैठा हुआ है, दूसरी तरफ हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे अफगानिस्तान से जो हालात है। लेकिन सियासत की अगर हम बात करें हालात में वफाकी हुकूमत को ज्यादा चूंकि वसाइल की जरूरत होती है, तो ये अब डिबेट एक पैदा हुई पिछले माजी में जी जो डिविजिबल पूल में से NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा है उस पर। अच्छा, आपसे लास्ट पॉइंट ये भी जानना चाहेंगे कमर साहब के वफाकी हुकूमत जो है वो टेम्परेचर में कमी चाह रही है, शायद यही वजह है कि इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब जो है वो मुलाकात के लिए गए थे शाह महमूद कुरैशी से। देखें, पहली बात तो यह है कि चौधरी फवाद साहब जितने एक हुकूमत के खैर ख्वाह है वो रोज आप सुनते भी हैं, तो इस मुलाकात से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये उसी सियासी जमात के वो अरकान है कि जिनको उनकी सियासी जमात ने जो है खुद लिखा दिया था, और वो तारीख उस सियासी जमात में नई नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब उसके नंबर 2 है चेन ऑफ कमांड में आफ्टर दी बानी चेयरमैन, लेकिन आप देखिएगा कि उनकी ट्रोलिंग भी अब शुरू हो चुकी है इस बुनियाद पे कि उनके किसी साबिक साथी ने उनसे मुलाकात की, ना इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल है जी। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि इतनी सिक्योरिटी में लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि इतनी सिक्योरिटी में मुलाकात कैसे हो गई। राजा कमर साहब आपका भी रुख करेंगे, हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट खालिद साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आपको आ रही है? जी खालिद साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि DG ISPR की जानिब से आज ब्रीफली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साफ़ी उसमें मौजूद थे और अगवान तालिबान के हवाले से भी बात की। क्या समझते हैं आपके फुल फ्लैश जवाब दे दिया है DG ISPR की जानिब से कि TTP के दहशत गर्दों को हमारे हवाले किया जाए। एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोहा में, इस्तांबुल में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और दूसरी जगह ये मुतालबा है पाकिस्तान का जो कि बिल्कुल सही है, राइट है, कि TTP के दहशत गर्दों को हमारे हवाले किया जाए। क्या ये इतना आसान होगा कि अफगानिस्तान दहशत गर्द हमारे हवाले कर दे? बहुत शुक्रिया आपने इन्वाइट किया। ये बिल्कुल इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी डिमांड जायज है और मुमकिन इसलिए मुझे नहीं नजर आता है कि क्योंकि ये अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे खड़े हैं, ये पावर हावी हैं, यानी एक दूसरे को पावर पुश करते रहते हैं। बहुत सारे यहाँ हकानी ग्रुप है, यहाँ कंधारी ग्रुप है, कंधारी ग्रुप 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइडेड है। नॉर्दर्न ग्रुप जो अहमद शेख मसूद का ग्रुप है, उनके बेटे अब वहाँ पे हैं। सेंटर में पुराने हिकमत यार भी हैं जो पुराने मुजाहिदीन ग्रुप हैं। तो बहुत सारे पावर ग्रुप है इस वक्त, क्योंकि फोर्स या नफरी इसके पास ज्यादा है प्रेजेंट तालिबान के पास, इसलिए वो हुकूमत में है। लेकिन ये नहीं वो भूलते कि हम एक ही बैकग्राउंड के हैं, हमारा एक ही स्ट्रगल है, क्योंकि इन सब के लिए यहाँ पे वॉर इकोनॉमी ही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। जितनी जंग लगी रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी, उतना ही ज्यादा इनको लगता है कि हमारी एक कंटिन्यूटी रहेगी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी इन लोगों के लिए स्टेबिलिटी है, यानी उनको लगता है कि जितनी इंस्टेबिलिटी रहेगी और हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि एक दूसरे को एक हद से ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। इनको ये भी खतरा होता है कि अगर हमने एक ग्रुप के खिलाफ डाला तो और ग्रुप उस ग्रुप के साथ मिलकर इसी हुकूमत को ना गिरा दें। तो ये मैटर ऑफ सर्वाइवल भी है।
एक तरफ वो वादे कर लेते हैं। इस पे भी जरा नजर डालिएगा कि खालिद साहब के DGISPR ने तो ये भी कहा कि हमने कभी इसे सेलिब्रेट नहीं किया कि अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान की हुकूमत हो। इस स्टेटमेंट को जरा एनालाइज कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप? जी, सेलिब्रेट का मतलब यही है कि क्योंकि हमारे कहने से नहीं आई, अमेरिका ने खुद तकरीबन 10 साल पहले आज से दोहा में तालिबान का एक ऑफिस खोला हुआ है। इन तालिबान के जो लीडर हैं, इनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। 10 साल पहले अमेरिका की हुकूमत या कंट्रोल था अफगानिस्तान में, तो अमेरिका की मर्जी के बगैर वो दफ्तर नहीं खुला होगा, तो हमें जाहिर है, क्योंकि अमेरिका का वहां बहुत फुट होल्ड है। जब अमेरिका 2001 में यहाँ से 2021 में यहाँ से गया है, बहुत एक्सपेंसिव मुज़ाकरात हुए दोनों मुल्कों के दरमियान, दोहा में ही हुए थे जी। अमेरिका की मर्जी शामिल थी। तो इस बैकग्राउंड के अंदर देखिए, हम उस पर स्टेक होल्डर नहीं थे, अमेरिका स्टेक होल्डर था। एक सिर्फ फर्क ये है, सिर्फ हम जो नजर आता है हमें फर्क, वो ये है कि तालिबान के आने से हमारा चूंकि पुरानी 45 साल इन्हीं लोगों से हमारी एसोसिएशन थी। ऑल्दो मैं एक और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूँ कि तालिबान और मुजाहिदीन में फर्क है जी। जब सोवियत यूनियन को निकाला था यहाँ पे, तो वो मुजाहिदीन लड़ रहे थे। ये तालिबान मदरसों के पड़े हुए बहुत बाद में आने वाले लोग हैं, जो 20 साल बाद तकरीबन ये नमूदार हुए, फिर पावर के जोर पर काबू पा लिया इन्होंने। उस वक्त जो मुजाहिदीन थे वो जाहिर है अमेरिका, मिडल ईस्ट के दोस्तों के मुल्क और पाकिस्तान की सपोर्ट से सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे। तो एक तो मिक्स नहीं करना चाहिए हमें। हमारे अफगान लोगों से 40 साल पुराने हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे एहसानात हैं। 45 साल हो गए तकरीबन हमने इनको पनाह दी हुई है। तो उस बैकग्राउंड में लोगों ने लिंक कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान या मुसल्लह अफवाज ने किसी स्टेज पर इसको फॉर्मली नहीं कहा था कि ये हमारी कोई फतह हो गई है या हमारी चेक। लोगों ने एनालिस्ट ने अंदाजा लगाया कि क्योंकि ये वही लोग हैं, उनकी कंटिन्यूटी है, ये पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद कर रहे थे, अब अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं, तो शायद ये पाकिस्तान के एज अफगान पश्तून शायद पाकिस्तान के साथ ज्यादा बेहतर तल्लुकात चाहेंगे। लेकिन क्योंकि हम इंडियन फैक्टर उसमें भूल गए कि इंडिया बहुत बड़ा एक फैक्टर है, इंटरेस्ट है। अशरफ गनी के आने से, करजई के आने से आपने देखा होगा कि इंडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। कुलभूषण यादव कब पकड़ा गया था, उन्हीं लोगों के टाइम पर पकड़ा गया था। इस बैकग्राउंड में देखें तो ऐसी हमें खुशी ना उस वक्त हुई थी और ना अभी हम इनको हमला करके कोई खुश हो रहे हैं कि हमने हमला करके या स्ट्राइक करके बड़ा नॉकआउट, ये हमें मजबूरी करनी पड़ रही है जी। अच्छा खालिद साहब, एक बयान ये भी आया था DGISPR की जानिब से कि अगर अफगानिस्तान से मोहब्बत है या अफगानिस्तान से मोहब्बत आपकी जाग रही है तो आप फिर वहीं चले जाएं। तो इस बयान को फिर हम इस तरीके से लें कि फुल फ्लैश ऑपरेशन हो सकता है अफगान तालिबान के ऊपर पाक फौज का, ख्वारिज का, सॉरी। देखिए, देखना में ये है कि ये कौन लोग हैं। हम आबादी का क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये अफगानिस्तान कोई 1800 में ये एक कोई खास मुल्क नहीं था डिक्लेयर्ड अफगानिस्तान। ये एक पश्तून बेस्ड एक इलाका था, कन्फाइन किया गया था। आज भी 100% नहीं है, 47-48% जो है वहाँ पश्तून है जी। और ये लोग जो हम चीज भूल जाते हैं वो यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, वहां पे तकरीबन 15 मिलियन 15 मिलियन पश्तून है, पाकिस्तान में 40 मिलियन पश्तून है। तो आया सारे पश्तून वहां जाना चाहते हैं? कोई भी नहीं जाना चाहता होगा, क्योंकि उन्होंने इसको अपना घर समझ लिया है, यहाँ पे रहना चाहते हैं। जबकि उन 15 मिलियन पश्तूनों से पूछे, वो डेफिनेटली आना चाहेंगे हालात की वजह से। तो उनका वतन ये है, ये गलत क्लेम ड्यूरेंट लाइन को भी तमाशा बना दिया गया। वो 1893 में उनके अमीर रहमान जो उनके थे, किंग रहमान कहने, उन्होंने खुद ब्रिटिश के साथ डील करके साइन किया था, इन्हीं के बड़ों ने, जो इस वक्त पश्तून है। तो इस वक्त ना ड्यूरेंट लाइन की कोई वक़्त है, इंटरनेशनल ज्योग्राफिया, एटलस, तमाम हिस्ट्री की किताबें, इंटरनेट, गूगल को देख लें, कहीं ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये कई दफा री एंडोर्स, री वेरीफाई हुआ है और री स्टैम्प हुआ है। तो ये मिक्स किया जाता है सिर्फ सिंपली लेने के लिए अफगान तालिबान की तरफ। बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब हम बात कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से। जो मुलाकात हुई है हॉस्पिटल में, उसमें 3 सीनियर सियासतदान जो हैं वो मौजूद थे। मौलवी महमूद साहब, इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी भी इसमें मौजूद थे। अब देखना ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब से जो बात हुई है वो उस बात पे एग्री करते हैं या नहीं, और क्या बेसिकली मुद्दा क्या था, एजेंडा क्या था, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मौलवी महमूद साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मौलवी महमूद साहब आपके वक्त का।
سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا ان کے علم میں تھا کہ آپ تینوں ان سے ملاقات کے لیے ہاسپٹل آ رہے ہیں؟ اور کیونکہ وہ کوٹ لکھپت میں تھے اور اس کے بعد وہ اپنے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئے، تو کیا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ کا سامنا ہوا یا کسی پولیس اہلکار نے آپ کو روکا؟ نہیں دیکھیں، میں پرمیشن لے کے گیا تھا اور بیسکلی جو ہے میں بغیر پرمیشن کو نہیں، یا حکومت کی پرمیشن تھی اس کے بعد ہی میں جاؤں گا، بنا پرمیشن کے تو نہیں جاتا، میں پرمیشن لے کے گیا تھا جی شاہ محمود صاحب کی۔ میں نے کہا تھا عیادت بھی کر لوں۔ جب عیادت کرنے گئے تو اتفاق سے جب دیکھیں 3-4 سیاستدان بیٹھتے ہیں تو باتیں تو کرتے ہی ہیں، تو ہم جی کوئی آدھا گھنٹہ 45 منٹ بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ جی اس میں دیکھیں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، انہوں نے وہی بات دہرائی جو انہوں نے 3 ماہ سر قبل کی آپ کہہ تھی۔ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ گپ شپ لگائی، ٹھیک ہے 45 میں آدھا گھنٹہ 45 منٹ ٹھیک ہے اندازہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں انہوں نے وہی بات دہرائی جو انہوں نے 3 ماہ قبل جو ہے، جی جو کہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا تھا، جس میں جو ہے اعجاز چودھری نے بھی لکھا سائن کیا ہوا تھا، اور میرے خیال سے کافی لوگ 4 آدمی اور نے سائن کیا ہوا تھا۔ جی اس میں یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ مفاہمت کی جو ہے سیاست پہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں مفاہمت کی سیاست جو ہے عوام کے لیے بھی بہتر ہے اور ملک کے لیے بھی بہتر ہے۔ وہ جنرل یہی بات ہو رہی تھی۔ جی اور آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو تشدد کی اور وائلنس کی سیاست پی ٹی آئی کی کبھی تھی نہیں، اور جی اگر آپ وائلنس اور یہ اس کی سیاست کریں گے تو وہ میجورٹی جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں صحیح یا میں کہوں گا فالوورز ہیں، ان کو جو ہے میں نے کافی لوگوں سے بات کی، کچھ لیڈر سے بات کی، اس میں کہوں گا 80% سے 90% تک لوگ کا کہنا یہی تھا کہ دیکھیں جی تشدد کی سیاست جو ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ تشدد کی سیاست اور وائلنس کی سیاست سے جی ورکرز کو بھی نقصان، عوام کو بھی نقصان، ملک کے اکنامی کو بھی نقصان، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کو نقصان ہے۔ اور اس کے بعد بھی دیکھیں اگر آپ یہ تشدد کی سیاست کر بھی لیں، جی بڑی جنگیں ہوں گی، اس کے بعد بھی اچھا ٹیبل پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے۔ اچھا مولوی محمود آپ صاحب نے یہ بھی جی جی سر ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کے پی میں، کیا اس حکومت میں سے کابینہ میں سے کسی نے آپ سے بات چیت کا کوئی ذریعہ یا کوئی رابطہ کیا ہے کہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا اس کا کوئی پس منظر؟ نہیں، میری ابھی تک کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، میں غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا، مجھے ان کے کابینہ میں سے کسی سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اچھا مولوی صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات نہیں ہو پا رہی بانی پی ٹی آئی سے، اور شفیع جان جو کہ ان کے مشیر اطلاعات ہیں، انہوں نے برملا پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمیں ایک صحافی کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی بانی پی ٹی آئی سے تو ملاقات آپ کی نہیں ہونے دیں گے، مطلب یہ پیغام جا رہا ہے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو کہ نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری جگہ آپ لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے، تو کیا اس ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے یا پھر نومبر؟ جی 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 سر دیکھیں بالکل بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بھی بات ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں یہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا اور چیزیں جو ہے اگر ٹیبل پہ آ کے جب سیٹل ہوگا، حکومت دیکھیں سیاسی حکومت ہے، سیاسی لوگوں سے ہی بات ہوگی نا۔ جب پی ایم ایل این بی سے اگر ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے وہ بات کرنے کو تیار ہے۔ اس میں میرا کہنا ہے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، پی ایم ایل این ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے۔ دیکھیں نا یہ تو ہو نہیں سکتا سیاسی پارٹی جو کہے کہ ہم سیاسی پارٹی سے بات نہیں کریں گے۔ دیکھیں سب کا اپنی اپنی جگہ ہے، پی ٹی آئی کی حیثیت اپنی جگہ ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ایک حیثیت ہے، پی ایم ایل این کی بھی ہے، جے یو آئی کی بھی ہے، ہر پارٹی کا اپنا جو ہے ایک جگہ ہے، مخصوص جگہ ہے، جی کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ مگر دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی پارٹی ہم کہیں گے ہم پولیٹیکل پارٹیز سے بات نہ کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بات کرنے کہ آج وہ حکومت میں ہے، کل کوئی اور حکومت میں آئے گا، بیٹھ کے آپس میں چیزوں کو میں کہوں گا کہ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کریں جو کہ سب کے مفاد میں ہو، اور یہ ایک ٹرینڈ پڑ جائے کہ جی ہم جو ہے سب لوگ مل کے یہ اگری کریں کہ دیکھیں ہم جو ہے
वायलेंस की सियासत को मौलवी महमूद अग्री साहब, क्या नहीं समझते करते। हैं हम आपके बानी टेबल पर पीटीआई रिहा हो जाएंगे या कुछ ऐसी हुकूमत की तरफ से बर्फ पिघलेगी कि जो मुकदमात बनाए गए हैं बानी पीटीआई पे वो खत्म कर दिए जाएं? देखिए जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं ना, तो जी। उसमें बहुत सारी चीजें आसानियां ही होती है ना। मुज़ाकरात का मकसद ही यह होता है कि दोनों तरफ की बातें जो हो पे कुछ, कहीं से कुछ एक्सेप्टेंस आएगी, कहीं से कुछ आएगी। मुज़ाकरात बगैर, आप मुझे बताएं ना, देखें गाजा का और इजराइल में हजारों लोग मारे गए, बिल्कुल। एंड में क्या हुआ? मुज़ाकरात ही हुई ना। लेकिन स्टाइल वायलेशन तो कर रहा है ना सीज फायर की सर। मगर अब देखे ना, वो तो बदकिस्मती है। अमेरिका ने भी उसमें कहा, मगर मुज़ाकरात के बगैर तो हल नहीं होगा ना। देखे ना, कोई भी जंग आखिर तक तो नहीं जाती है ना। देखें कि हम आपको खत्म कर दें, आप उनको खत्म कर दें। मुज़ाकरात बीच में होते हैं ना। मुज़ाकरात दुनिया में आज से नहीं हो रहे, सदियों से हो रहे हैं। कोई अजूबी बात तो नहीं है। बिल्कुल मौलवी साहब, टेबल टॉक के जरिए ही बातचीत होती है और टेबल टॉक ही शायद एक वाहिद सलूशन होता है जिसमें आगे की डील भी हो सके। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि नवंबर में सुहेल आफरीदी ने कॉल दे दी है इस्लामाबाद की डी चौक की, तो क्या आपको ये लगता है कि हुकूमत की तरफ से ये ड्राफ्ट तैयार किया गया होगा कि यहाँ से थोड़ी बर्फ़ पिघले और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो डी चौक और इस्लामाबाद ना आ सके? क्योंकि अब तो एक 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात हो रही है, तो नवंबर का महीना थोड़ा टफ हो सकता है। देखिए, नवंबर का महीना बिल्कुल टफ है। उसकी वजह है कि 27 तरमीम भी आ रही है, बॉर्डर्स पे भी टेंशन है। मगर मैं आपको कहूं कि देखें, अभी आपके सामने टीएलपी का जो है इशू सॉर्ट आउट हुआ है। देखिए, चीजों को हम इस नहज तक ना ले जाएं। पीटीआई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा कद है सियासत में। जी। मेरा कहना सिर्फ ये है कि पार्टीज को टेबल पे बैठ के, पीएमएल-एन हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, जेयूआई, सब लोग बैठे टेबल पे और चीजों को हल करने की हम कोशिश करें। अच्छा मौलवी महमूद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त की कमी है कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में हम ये देखेंगे कि आपकी मुलाकात हो रही है बानी पीटीआई से, या कोई ऐसा टास्क है हुकूमत ने आपको कि बानी पीटीआई से भी जी नहीं, मुझे देखिए, हुकूमत ने कोई टास्क ऐसा नहीं दिया हुआ है और ना मुझे हुकूमत ने कोई टास्क दिया है। मेरा कहना यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि पीटीआई को और हुकूमत को असिस्ट करने की, कि देखें जो कि हुकूमत के मफाद में भी हो और पीटीआई के मफाद में भी हो। अगर किसी की कोशिश से ये इशू जो है बेहतरी की तरफ जाता है, इसमें कबाहत कहाँ है? देखिए ना, हम शाह महमूद से मिले और ये सोशल मीडिया ने शाह महमूद को जो है मैं कहूँगा जो बातें शाह महमूद साहब के लिए की हैं। देखिए, उन्होंने उनकी कुर्बानियां देके 2.5 साल से वो आदमी जेल में है जी। और 2.5 साल के बाद भी आप उसको अपने इसको वफादार होने के जो है मौलवी साहब, दलील 2.5 साल देना पहले पड़ेगा। जो उनका मौकफ था आज भी उनका वही मौकफ था जब उन्होंने आपसे बात की? जी बिल्कुल, वो अपने मौके पे तो खड़े हैं। देखिए, उसकी वजह यह है कि वो एक मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं। वो दौरे भी देखिए एंड में सबके देखे डायलॉग के बगैर कभी हल नहीं हुआ कोई चीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलवी महमूद साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई 3 सीनियर सियासतदानों के, और उस पर तो यही कहा जा सकता है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो 2 साल से रोज़ा रख रहे हैं तो असर में आके वो अपना रोज़ा क्यों तोड़ेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।